राज परिवार से संबंधित चीजें, जैसे कि जो भी टेक्नोलॉजी थी उस समय। अब जैसे आज की टेक्नोलॉजी में बिजली है तो पंखे, कूलर, एसी, फ्रिज, ये सब चीजें बनाई जाती हैं। अब उस समय बिजली नहीं थी, लेकिन ये भी सुविधा की चीजें हैं, तो फिर उस समय की टेक्नोलॉजी पर कुछ चीजें बनाई जाती रही होंगी। अब फैन तो नहीं लगाया जाता था इस प्रकार से, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के थे। हाँ, खींचने वाला था, फिर उसमें भी और भी तमाम टेक्नोलॉजी थी। वो अपना वैसे एनर्जी क्रिएट करके ऑटोमेटिक चलाने वाला भी था। फिर अनाजों को पीसने के लिए, है ना, तो तमाम ऐसे ज़रूरत की चीज़ें, और अन्य ज़रूरत की चीज़ों में जैसे कि जूते हो गए, हाँ, फर्नीचर्स हो गए, ड्रेसेज स्पेशल, उनकी डिजाइन, ड्रेस की डिजाइन अलग होती है। एक तो कॉमन डिजाइन जो सब शर्ट लेने जाए तो सब लोग जान लें। अब जो राज परिवार के पहनने के कपड़ा है तो वो फिर जनरल स्टोर से तो जा करके वो शर्ट लेके नहीं आएगा फला ब्रांड का, उसका तो स्पेशल डिजाइन है। तो वो ऐसे ही है ना। तो राज परिवार से अदर थिंग्स विच वाज नॉट रिलेटेड टू इट, ठीक है, वो अदर नीड्स के लिए हो। तो रातवी गैर रातवी, इस प्रकार से। नेक्स्ट लाइन में फिरोज तुगलक ने दास बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक ने दास बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक established the department of दास ए बंदगान। जो एक दास विभाग था, which was related to slaves, Actually, फिरोज तुगलक loved very much to the slaves. फिरोज तुगलक को दासों से बहुत प्रेम था। ये चीज आप पहले नोट कीजिए, ये बहुत हल्की सी लेकिन बड़े काम की चीज है। फिरोज तुगलक को दासों से बहुत प्रेम था। देखो, कभी भी किसी का जब आप हैबिट लिखें या पढ़े कि इसकी ये आदत थी, तो आदत से लगता है कि बहुत हल्का है और इससे कोई बहुत लेरा दे रहा, लेकिन वो आदत से उसके व्यवहार डिजाइन होते हैं। फिर करता क्या क्या होगा, जो कुछ भी किया, जब पूछा कि ये किया, तो क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे तो आते हैं कि ये किया तो क्यों किया। कारण में यही आता है कि ऐसा उसने क्यों किया। तो क्यों का जो जवाब है, एग्जैक्टली जो जवाब है, वो तो उसकी आदत के कारण ही आप डिजाइन कर सकते हैं ना। कुछ तो जरूरतों कारण होती है, लेकिन ज्यादातर जरूरतें भी आदत से ही डिजाइन हुई। हमारी जो जरूरत है वो बनी कैसे। तो अगर हम नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं हैबिचुअली, तो फिर हमारी जरूरत ही नहीं है नॉन वेज, है ना। तो ये हल्के में होता है, लेकिन बाद में उसके जो परफॉर्म होते हैं, जो उसके व्यवहार होते हैं, वो फिर उसके कारण में आ जाते हैं। जैसे कारण बहुत जरूरी है, कारण के रूप में ज्यादातर क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसलिए हमको ये आदत लिख के छोड़ देनी चाहिए या समझ के छोड़ देनी चाहिए। वो कहीं भी बहुत यूज होता है। बुद्ध ने भी इस चीज के लिए बहुत प्रेशर दिया। बुद्ध ने कहा हर एक चीज के पीछे कारण है, बिना कारण के कुछ होते नहीं है। तो उनका भी लॉजिक सही है, ठीक है। तो कारण, इंटरव्यू में एक बड़ा, आप लोग कभी इंटरव्यू में जब पहुंचोगे तो एक बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है, जनरली सबसे पूछा जाता है, बहुत इजी सा है लेकिन बड़ा कठिन प्रश्न है। उसके उत्तर पर ही डिपेंड करता है कि आपको सेलेक्ट करें या ना करें।
या आपको क्यों लगता है कि हमें आपको आईएएस बनाना चाहिए, क्या है आप में जिसके लिए मैं आपको आईएएस बना दूं, ये सबसे पूछा जाता है। आप अपना परिचय दीजिए, ये वो होने के बाद क्यों आपको आईएएस बनाए, क्योंकि आपने एक परीक्षा आयोजित की थी, प्री मेंस इंटरव्यू, प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई कर गए हम, इंटरव्यू बचा है। मेंस ना क्वालिफाई करते तो हम ना आते आपके यहाँ। अब ये तो मनोरंजनात्मक उत्तर है, थोड़ा सा उसको भी लगेगा कि चलो ठीक है यार ऐसा रहा थोड़ा सा, लेकिन जब उसमें लोग बताते हैं ना, बड़ी बनावटी बातें बताते हैं। सर बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं देश की बहुत बड़ी सेवा करूं। वो समझ जाता है कि तुम्हारी यही ख्वाहिश नहीं सारी ख्वाहिशों में, क्योंकि जो है वो व्यक्त नहीं होता, जो व्यक्त होता वो एक्चुअली होता नहीं है, ये जनरल नेचर होता। जैसे जब हम किसी को ये कहते हैं कि आप तो मेरे भाई जैसे हैं, आप तो बड़े खास हैं, तो समझ लो प्रॉब्लम वही है, फिर दूरी वही है। जब कोई ये कहने शुरू कर देता है कि यार आप मेरे बड़े करीबी हैं, तो अगर जब तक करीबी वास्तव में होता तब तक कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी किसी दो भाइयों को आपस में जो सगे हैं उनको कहने की जरूरत पड़ी है कि आप मेरे भाई हैं? कभी किसी ने कहा है कि आप मेरे भाई हैं? जो सगे हैं कहता वही जो सगा नहीं। समझ रहे ना? तो ऐसी समस्या जब आए तो ये सब नेचुरल चीजें हैं। जब जो चीज हम कहते हैं उसमें बनावटी चीजें बहुत होती हैं। ये बुद्धिमानों का पहचान है। जब कोई कहे कि अब हमको तो आप जानते हो, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, और जिसने कहा बस शक की सुई, ये सीबीआई इसी पैटर्न पे काम करती है, शक की सुई उधर घुमा दो, यहीं से प्रॉब्लम है। ये चीजें कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? अगर है तो फिर जरूरत क्यों पड़ी कहने व्यक्त करने की? तो मुद्दा यह है। तो उसमें आंसर तो जो उसका एग्जैक्ट आंसर जानते हो कहां से आता हो, कहां पर चयन होता है, क्या होना चाहिए। वास्तव में अगर आप प्री और मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू पहुंचे हैं तो आपने बड़ी मेहनत करी है, आप में एक आग है, और जिसमें वो आग नहीं वो क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परीक्षा देना और परीक्षा की तैयारी करना ये अलग मैटर है, और तैयारी करके क्वालिफाई कर लेना ये मुद्दा अलग है। ठीक है ना? तो अगर आप क्वालिफाई करके जा रहे हो मेंस, तो फिर आपने बड़ी मेहनत करी है। इसलिए आपके सीधे, जैसे उसने कहा कि सर, उसने पूछा कि मोहम्मद तुगलक के का पूरा परिचय बताइए और उसके समय में कौन है, ये सब साधारण पढ़ी हुई चीजें हैं। आपने कहा सर एक्चुअली हमको याद नहीं आ रहा है, पढ़ा तो था बट सॉरी, बट उस पर एक नंबर भी कम नहीं होना है आपका। वो आपके मार्किंग का मुद्दे नहीं है। उसको पता है कि आपने पढ़ाया और आपने मेहनत किया होगा, ऐसा ना किया होता तो आप मेंस क्वालिफाई कैसे करते। उसको पता कंटेंट पर आपकी बड़ी अच्छी पकड़ है। आप नहीं बता पा रहे तो कोई ऐसे कारण होगा, बट आपको सब ठीक है, उस पर नंबर माइनस होते नहीं। वो तो केवल वो तो नेचर पर रखता है ना। इसको तो पर्सनालिटी टेस्ट, कि जो कुछ आपके पास है उसको आप परफॉर्म भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बुद्धि बहुत है, तेज बहुत है आप, ज्ञान बहुत है, ज्ञान लेकर के क्या करेंगे? उसका तो परफॉर्म करना है ना। आप बड़े उदार हैं, लेकिन किसी को 1 रुपये आपकी मदद नहीं करी आपने। आप बहुत उदार हैं, लेकिन आपके सामने किसी की तड़प के जान निकल गई, अगर आप थोड़ा सा मदद कर देते तो शायद बच सकता था, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। किस बात के उदार हैं? तो परफॉर्मेंस होना चाहिए, अगर है तो वो चीजें होनी चाहिए, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी जा रही। तो वो आपने मेहनत इतनी क्यों की? कोई ना कोई आग है ना आप में, जिसके कारण आपने इतना डेडिकेट होकर में तभी तो क्वालिफाई किए हैं। ये परीक्षा बहुत पढ़े लिखे लोग भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत कुछ पता है तो भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। और जनरल एवरेज अध्ययन वाला भी क्वालिफाई कर लेता है। ऐसे में बहुत लोगों को जानता हूं, जनरल एवरेज स्टडी करने वाले क्वालिफाइड हैं, और बहुत मेहनत करने वाले, जो दिन भर पूरा बैठ के लोगों को, अपने जूनियर्स को गाइड ही करते रहते, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, कहीं कुछ पूछो बता लेंगे, सारे कंटेंट उनके पास है, बट नहीं कर पाते। ऐसे बहुत लोग हैं। तो कुल मिलाकर के जब तक आग वो नहीं है आई, उस आग के कारण जब आपने आई, मतलब एक जो क्यूरियोसिटी है, उस क्यूरियोसिटी के कारण आपने तैयारी की, तभी आप तैयारी कर पाए हैं, नहीं तो कर ही ना पाते। समय देना पड़ता भाई, टाइम देना पड़ेगा, डेडिकेट होना पड़ेगा।
कंसंट्रेट होना पड़ेगा, जो सबसे कठिन काम है, कैसे होगा? तो वो आग आई कहां से, यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। सबका अलग अलग होता है। तो वो आग कहां से लगी जिसके कारण आप टूट पड़े एकदम कि लूट लो इसको? एग्जैक्ट का रीजन वही है ना, एग्जैक्ट। इस कारण से ये आग आई, मतलब मेरी क्यूरियोसिटी इस कारण से है और इसलिए हमें चुना जाए। हम बहुत इसके प्रति जो है डेडिकेट हैं, जान दे देंगे। ये भी था कि टारगेट पता है तो लोग जान दे देंगे। तमाम लोग दे ही देते हैं, टारगेट अलग हो अलग मुद्दा है, बट कोई भी टारगेट हो लोग दे ही देते हैं न मिलने की दशा में, है ना। तो ऐसी चीजें चेंज हो जाती। कहने का मेरे मतलब ये है कि जो हैबिट होती है, जो इंटरनली क्रिएट होती है, वो उसके परफॉर्मेंस का कारण बनती है और ये कारण आपके एग्जैक्ट आंसर को, एग्जैक्ट चीजों को क्लियर करके बताती है कि यही सही बात है, बाकी सब झूठ है। तो फिरोज तुगलक को दासों से बहुत प्रेम था, ये चीज आपने नोट कर लिया। उसने दासे बंदगान नामक एक विभाग बनाया। उसके पास करीब करीब 1,80,000 दास थे। he had the slaves approx 1,80,000। अच्छा, ये दास बंदगान है, कहीं कहीं दीवाने बंदगान है, तो अब लिख करके लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज करेंगे आप। ये जैसे दास है, दीवान भी है। दीवाने बंदगान, दोनों शब्दावलियां आपको मिलेंगी। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने लिखा, ठीक है, तो कॉमन है दोनों में, कोई नहीं। दास है बंदगान, तो 1,80,000 करीब उसके दास थे और दासों को उसने व्यावसायिक शिक्षा देने की व्यवस्था कर रखी थी। नोट कीजिएगा, उसने दासों को व्यावसायिक शिक्षा देना शुरू किया। He started to give the education, to give the professional education. He started to give the professional education to his slaves. तो ये जो लाइन है ये तो दासों के लिए है, बट प्रोफेशनल एजुकेशन की स्टार्टिंग ही मोहम्मद फिरोज तुगलक ने करी थी। ये वैसे भी आप जाने देंगे, इसके पहले प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी तो इस चीज को चाहे मेंशन कर लिए कि व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करने वाला वो पहला सुल्तान था, ठीक है। तो हिज स्लैम्स even he was first sultan who started the professional education in the sultanate. सल्तनत क्या, वैसे भी मध्यकाल में मिडिल एज लिख लीजिए, सल्तनत ना लिख करके, इन द मिडिल एज even he was the first sultan who started the professional education in the मिडिल पीरियड, मध्यकाल में, तो पहला सुल्तान है। ओके, अब आ जाइए उसके स्थापत्य कला की ओर। स्कल्पचर, स्कल्पचर आर्ट। स्थापत्य कला, फिरोज तुगलक को 300 नगरों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। फिरोज तुगलक को 300 नगरों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है।
Firuz Tughlaq constructed the cities नंबर 300 cities, एग्जैक्ट लिख लीजिए। कंस्ट्रक्टेड द 300 cities, 300 नगरों का निर्माण उसने करवाया था। इंक्लूडिंग, कुछ नाम नोट कर लिए, इंक्लूडिंग जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर आदि, ये सब नगर इसने बनवाए थे, इसके पहले नहीं थे। ठीक है, अब ये नगर कहाँ है लगभग आप लोगों को पता है, जैसे हिसार हरियाणा में है, फिरोजपुर पंजाब में है, फतेहाबाद भी पंजाब में ही है, और फिरोजाबाद तो यहीं कहीं है, यूपी में ही, जौनपुर भी यूपी में ही है। तो है फिरोज तुगलक ने इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के मकबरों की मरम्मत भी करवाई, पुनर्निर्माण भी करवाया, रिकॉन्स्ट्रक्टेड। फिरोज तुगलक रिकॉन्स्ट्रक्टेड द टॉम्स ऑफ फिरोज तुगलक reconstructed the tombs of इल्तुतमिश, बलबन एंड अलाउद्दीन खिलजी। उसने कुतुब मीनार का सौंदर्यीकरण करवाया और उसमें 5वीं मंजिल जोड़ी। उसने कुतुब मीनार का सौंदर्यीकरण करवाया, सौंदर्यीकरण मतलब ही मेड रेनोवेशन नहीं, ब्यूटिफिकेशन, ये तो नया शब्द आपने याद किया है कि होता है ब्यूटिफिकेशन, ये डिक्शनरी का नया वर्ड है, ब्यूटिफिकेशन। रेन्यूवेशन, ये बिल्डिंग्स के लिए शब्द यही यूज किए जाते हैं। उसको आप सौंदर्यीकरण कहिए, बदलाव कहिए, चेंजिंग कहिए, सुधारीकरण कहिए, जो मन करे सब उसको कहते हैं रिन्यूवेशन। ठीक है, रिनोवेशन ही कहते हैं, बिल्डिंग के संदर्भ में वर्डिंग है ये ब्यूटिफिकेशन, ये पुरुषों मतलब ये लोगों के संदर्भ में शब्द आया है, बाकी कहीं भी जोड़ सकते हो फिलहाल। तो ही मेड रेनोवेशन द कुतुब मीनार एंड एडेड फिफ्थ फ्लोर इन दैट, और उसमें 5वीं मंजिल जोड़ी। फिरोज तुगलक ने अशोक के टोपरा और मेरठ स्तंभ लेखों को दिल्ली लाकर प्रतिस्थापित किया। फिरोज तुगलक ने अशोक के टोपरा और दिल्ली स्तंभ लेखों को फिरोज तुगलक ब्रॉट द पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोक of
टोपरा, टोपरा हरियाणा में है, एंड मेरठ टू दिल्ली, एंड established। फिरोज तुगलक ने अशोक के टोपरा और मेरठ स्तंभ लेखों को दिल्ली लाया और वहां स्थापित किया, प्रतिस्थापित किया। ठीक है, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख का नाम है ना उसका, उसके स्तंभ लेखों को, ये दो स्तंभ लेख ऐसे हैं, पिलर एडिक्ट ऐसे हैं जिसको दिल्ली दो स्थानों के नाम से जोड़ के देखा जाता है। दिल्ली टोपरा, एक्चुअली मूलतः वो टोपरा हरियाणा जिला में टोपरा नामक स्थान पर था और उसको फिरोज तुगलक ने दिल्ली लाया, वो तो दिल्ली टोपरा नाम हो गया। और दिल्ली मेरठ इसी प्रकार, मेरठ था और दिल्ली ला करके उसने स्थापित किया तो दिल्ली मेरठ हो गया। खोजा गया पहला स्तंभ अशोक के अभिलेखों में पहला जो डिस्कवर्ड अभिलेख है वो यही है, दिल्ली टोपरा है। और पहला पढ़ा गया जेम्स प्रिंसम ने, जिसको पढ़ा था पहली बार, फर्स्ट रेड, जो पिलर एडिक्ट्स है, मतलब पिलर क्या, उसके सारे एडिक्ट्स में जो पहला अभिलेख है, इंस्क्रिप्शंस में पहला है, वो है मेरठ दिल्ली, इसको पहली बार पढ़ा गया। तो खैर ये बात की बात है, तो आया तो टोपरा और मेरठ से ला करके दिल्ली स्थापित किया, लिख लिया ये चीज। ये भी उसके कंस्ट्रक्शन वर्क में ही आता है फिरोज तुगलक की। ओके, इसे मतलब इन्हें दीज पिलर्स वेर कॉल्ड बाय द नेम ऑफ स्वर्ण स्तंभ, गोल्डन पिलर्स। फिरोज तुगलक के स्थापित करने के बाद इन्हें स्वर्ण स्तंभ या गोल्डन पिलर कहा गया, एंड एस्टेब्लिश्ड। इसके बाद आप नोट कर लीजिए, दीज एडिक्ट्स कॉल्ड गोल्डन एडिक्ट्स, गोल्डन एडिक्ट्स, स्वर्ण स्तंभ। कहा गया है, ठीक है, ओके। वेलफेयर वर्क ऑफ फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक के कुछ कल्याणकारी कार्य, नोट करो, हेडिंग डालो, फिरोज तुगलक के कुछ कल्याणकारी कार्य। यही दो तीन शासक जहां से कुछ पूछा जाता, बाकी तो हम लोगों को सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए लिखना पड़ना होता है। फिरोज है, मोहम्मद तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है, गयासुद्दीन बलबन है, इल्तुतमिश है, यही 4-5 नाम है जहां से दिखते हैं क्वेश्चन के रूप में, बाकी किसी कोई दिखता नहीं है, तो इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। जहां से क्वेश्चन उठे उसको कहीं से भी नहीं छोड़ना, इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट सब बराबर कर देना है। और जो रेयरिस्ट है उनको आप किनारे करो तो एकदम से कर दो, फिर हटा ही दो, इससे समय बचता है और ऊर्जा भी। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट की चाहत हो, जैसे एक तो होता है एक तरीका कि भाई हमको इंपॉर्टेंट से कोई लेना देना नहीं, पूरा सिलेबस कवर करना है, ठीक है। लेकिन जहाँ ये लगता है ना कि थोड़ा सा एक सिलेक्टिव, तो उसमें कल्याणकारी कार्य, वेलफेयर वर्क्स, एस्टैब्लिश्ड दीवान खैरात,
एक डिपार्टमेंट उसने बनाया, दीवाने खैरात। चलिए इसके बारे में नोट कीजिए। मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों के लिए उनके विवाह इत्यादि पर धन खर्च करने के लिए इस विभाग की स्थापना, दिस डिपार्टमेंट वॉज एस्टैब्लिश फॉर मेक द एक्सपेंडिचर फॉर widows, women, helpless women and poor girls of Muslims. Poor girls of Muslims. For marriage and other welfare works of them. For marriage and other welfare works for them. उनके विवाह के लिए, अन्य कार्यों के लिए, अन्य वेलफेयर कार्यों के लिए जो है ये धन वगैरह ये विभाग प्रबंध करता था। तो ये इसी मैनेजमेंट के लिए था कि जैसे मुस्लिम अनाथ स्त्रियां हैं, विधवाएं हैं, कन्याएं, गरीब कन्याएं हैं, तो उनके विवाह के लिए, विवाह तो खैर कन्याओं पर ही विवाह के लिए पैसा जाता था, बाकी जैसे विडोज के लिए है या अनाथों के लिए है तो थोड़ा सा अदर वेलफेयर्स में भी चला जाता था। तो दीवाने खैरात मुस्लिम ऐसे कमजोर यानी वीक महिला वर्ग के लिए था, ये कल्याण विभाग एक प्रकार से, ऐसा आप समझ लीजिए। उसने एक निकाह दफ्तर भी